नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और क्विक रिवीजन सीरीज में ये 14वां वीडियो है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर पीछे का नहीं देखा है तो देख लीजिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला वो चल ही रही है। यूपी स्पेशल कराया जा चुका है। हिस्ट्री में बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट है। ज्योग्राफी चल रहा है। तो ऐसे में और महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला भी हो चुकी है। तो ऐसे में बहुत से जो है क्लासेस आपकी पड़ी हुई हैं। तो अभी तक यदि आप लोगों ने उन सभी को नहीं देखा है तो रिवीजन कर लें, क्योंकि वो सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। टाइम तो आप लोग जान ही रहे होंगे, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे और रात में 9 बजे। और ये मंडे टू सैटरडे, और अगर लगेगा तो संडे को भी क्लासेज होंगी आपकी, क्योंकि परीक्षा बहुत करीब है। और ऐसे में समृद्धि संस्थान आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करना चाहता है, ताकि जब आप परीक्षा में जाएं तो काफी सहज स्थिति में रहें। तो इस समय तो जरूर चैनल पे बने रहिए। सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे और रात में फिर 9 बजे। तो अब हम इसमें देखते हैं, थोड़ा सा परिवहन को देख लेते हैं। तो परिवहन में सड़क परिवहन की चर्चा करेंगे। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 63.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो अमेरिका के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। मतलब यूएसए के बाद जो भारत की रैंकिंग है सड़क नेटवर्क में, वो सेकंड नंबर पे है। इसका ध्यान रखना है। परिवहन क्षेत्र में लगभग 60% माल तथा 87% यात्री यातायात का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किससे होता है, तो सड़क से ही होता है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे भारत में कि कितनी बड़ी भूमिका है रोड ट्रांसपोर्टेशन की, कि जिसमें 60% मालों का आवागमन होता है और 87% जो यात्री हैं वो यहाँ से ही जो है वो ट्रेवल करते हैं। फिर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है, तो NH27EW है, जो जाता कहाँ से है, तो पोरबंदर गुजरात से असम के सिलचर तक जाता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 4112 किलोमीटर ये लंबा है। तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको जानते रहिए। कई बार प्रश्न पूछा गया है। और इसी के साथ एक प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एवं प्रांतीय राजमार्गों में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है। तो देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रीय एवं प्रांतीय दोनों राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र शीर्ष पर है। और आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है उसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सेकंड स्थान पर है। तो प्रांतीय और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वर्तमान में दोनों पे महाराष्ट्र शीर्ष है, और सेकंड रैंक किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की है। फिर रेल परिवहन को देखते हैं। तो भारत में डलहौजी के काल में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। और इसका डिस्टेंस कितना था, तो 34 किलोमीटर। जो मुंबई से थाणे के बीच जो 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चलाई गई, तो उसने दूरी कितनी तय करी थी, तो 34 किलोमीटर की करी थी। और आप लोगों से चूंकि यूपी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है। इसका ध्यान रखना है। फिर थोड़ा सा रेल से संबंधित कुछ कारखाने हैं, उनको देख लेते हैं। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला में है। कपूरथला मतलब पंजाब। व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो पेरम्बदूर है। और रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो रायबरेली में है। देखिए, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में भी है और रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी है। और कोंकण रेलवे जोड़ता है। तो जो कोंकण रेलवे है, जो महाराष्ट्र से लेकर के केरला तक जाता है, ये रोहा जो एक स्टेशन है महाराष्ट्र का, वो जोड़ता है केरल के मंगलौर स्टेशन से। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी जानते रहिए कि कोंकण रेलवे जो जुड़ता है वो रोहा से मंगलौर को जोड़ता है। अब नौ और वायु परिवहन की चर्चा हम करेंगे। तो भारत एक लंबे समुद्री तट वाला देश है। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्री तटों पर 12 बड़े और 217 छोटे बंदरगाह हैं।
तो देखिए वर्तमान में क्या है कि भारत के पास जो पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट है, तो 12 बड़े बंदरगाह हैं और इसमें 217 छोटे बंदरगाह हैं। भारत का 13वां बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य के बधावन में प्रस्तावित है। मतलब ये अभी एक्शन रूप में नहीं है, मतलब यहाँ से अभी चीजें संचालित नहीं की जा रही हैं। ये प्रस्तावित है 13वां बंदरगाह महाराष्ट्र के बधावन में, ये बनेगा। कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी क्षेत्रीय बंदरगाह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा बंदरगाह जो है नदी क्षेत्रीय बंदरगाह है, तो ये कोलकाता बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो मतलब सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो मुंबई पोर्ट है। कांडला, जिसे दीनदयाल पोर्ट कहा जाता है, बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने से 90 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में अवस्थित है। यह ज्वारी और प्राकृतिक पत्तन है तथा यह भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। तो कांडला के बारे में ये जानिए कि पहली बात तो ये ज्वारी और प्राकृतिक पत्तन है और ये भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। और कहाँ स्थित है, तो कच्छ के जो खाड़ी है उसके मुहाने से 90 किलोमीटर की दूरी पर ये अवस्थित है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण पोर्ट है वो है मर्मुगोवा पत्तन। तो ये जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ और मिल रहा है कि जुआरी नदी जो है वो कहाँ बहती है, तो गोवा राज्य में बहती है। और इसी जुआरी नदी के तट पर जो है वो मर्मुगोवा पत्तन है। यह एक निर्यात प्रधान पत्तन है। यहाँ से देश से निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 39% निर्यात किया जाता है। तो जो हम लौह अयस्क का निर्यात करते हैं तो करीब करीब 39% का निर्यात इसी पत्तन से होता है, मर्मुगोवा पत्तन से लौह अयस्क का। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। विशाखापत्तनम जो है बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का सबसे गहरा पत्तन है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आपसे पूछा जाता है ना कि भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन है, तो ये विशाखापत्तनम है। और विशाखापत्तनम जो है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चेन्नई तमिलनाडु में अवस्थित भारत का दूसरा जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। तो देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का मुंबई वाला है, मैंने पीछे बताया है। चेन्नई देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक खुला सागरीय बंदरगाह है, आप इसका भी ध्यान रखेंगे। पोत प्रांगण मतलब जो शिपयार्ड होता है उसे पोत प्रांगण कहते हैं। वह स्थल होता है जहां जहाज का निर्माण या मरम्मत कार्य होता है और इस दृष्टि से कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। तो भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है, तो कोचीन शिपयार्ड है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड कहाँ है, तो अलंग में अवस्थित है, जो गुजरात राज्य के भावनगर में स्थित है। तो जो जहाज पुराने हो जाते हैं या अब उनकी कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो ऐसे में चूंकि जहाज बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जो अलंग है गुजरात का, यहाँ उन जहाजों को तोड़ा जाता है। इसलिए अलंग को जो है जहाजों की कब्रगाह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उनको नष्ट किया जाता है और फिर उससे जो काम की चीजें निकाल करके उसकी रिसाइकलिंग करके पुनः उपयोग में लाया जाता है। तो ये अलंग है और अलंग कहाँ है, गुजरात के भावनगर में। फिर जो कांडला है, तो कांडला एवं कोलकाता बंदरगाह, देखिए कांडला गुजरात में है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो कांडला एवं कोलकाता बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई क्या है, खुला सागरीय बंदरगाह है। एवं हल्दिया बंदरगाह वाह पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। तो ये इसमें कई प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है भारत में, कांडला और कोलकाता। खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई। एवं हल्दिया जो है वो वाह पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है, तो इसका ध्यान रखेंगे। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो जो इलाहाबाद से हल्दिया वाला क्षेत्र है उसी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। और अगर इसकी आप लंबाई देखेंगे तो कितनी है, 1620 किलोमीटर है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, तो प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी और ये बहुत दूरी नहीं था, बहुत पास पास में ही थे। चूंकि ये एक तरीके से टेस्टिंग उड़ान थी,
तो ऐसे में बहुत लंबी यात्रा तो हो भी नहीं सकती थी, लेकिन इसी को सबसे पहला माना जाता है। वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच। भारत में सौर ऊर्जा संचालित जो है पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन। कई बार पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से सौर संचालित है, तो वो कोचीन है। अब हम देखेंगे विश्व का भूगोल। देखिए, भारत का भूगोल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और पीछे कई वीडियो कराए गए हैं। चूंकि परिस्थितिवश थोड़ा-सा हमको इस समय घर आना पड़ा, कुछ फैमिली में मेडिकल इश्यू है, नहीं तो हम वहाँ पूरा डिटेल से करवाए होते। लेकिन फिर भी यहाँ हम सीमित संसाधनों में आपके साथ बने हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि आपका कहीं से कोई नुकसान ना हो। तो इस फॉर्मेट में अभी वीडियो आ रहा है और पीछे सारे कराए गए हैं और यहाँ भी जो कराए जा रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। तो आप बस निरंतर बने रहिए परीक्षा के समय के पहले तक, तो आप देखिएगा कितनी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर कराई जाएँगी। तो विश्व के भूगोल में तो सबसे पहला जो महाविस्फोट सिद्धांत है, उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा उसको देख लें कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। और कब किया था? तो 1927 में किया था। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था तो एल्फ्रेड वेगनर ने। मतलब इन्होंने ही कहा था कि भाई जो है किस तरीके से महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है और वर्तमान में भी ये प्रक्रिया अनवरत चल रही है। वो भले हमको आपको एहसास ना हो, लेकिन चीजें हैं और ये वर्तमान में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि अभी भी हिमालय का उत्थान हो रहा है, भारतीय प्लेट जो है वो धँस रही है, सारी चीजें हो रही हैं। और तारे का जो रंग होता है वो सूचक होता है किसके? तो उसके ताप का होता है। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? तो दूरी की इकाई है। किसने यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सभी ग्रह की परिक्रमा मतलब सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो पहले क्या था कि जो पृथ्वी केंद्र में थी और उसके इर्द-गिर्द सारे ग्रह घूमते थे, ऐसा जो है कॉन्सेप्ट था। लेकिन कोपरनिकस एक अ, भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं और ये खगोलविद भी होते हैं, तो इन्होंने एक निर्णय दिया और एक्सपेरिमेंट करके कि जो सूर्य है, वो रियली में केंद्र में है और उसका सभी ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं। तो ये सिद्धांत निकोलस कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। सूर्य की जो चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है फोटोस्फीयर, इसे माना जाता है। तो फोटोस्फीयर क्या है? तो सूर्य की चमकीली जो बाह्य परत होती है वही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बुध एवं शुक्र उपग्रह की बुध एवं शुक्र जो ग्रह हैं, इसके कोई उपग्रह नहीं है। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? तो शुक्र है। मतलब सबसे गर्म मतलब सबसे हीट जो है ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है और इसे जो है भोर का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, आसान सी हैं, आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन चूंकि ये रिवीजन सीरीज है, तो रिवीजन में करा दे रहे हैं, कभी कोई कंफ्यूजन में आप गलत ना करके आ जाएं। क्योंकि जो ज्यादा आसान फैक्ट होता है, विश्वास मानिए वहां चूंकि आप लापरवाह हो जाते हैं और वहीं गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि जो भी समस्या आती है वो आप बहुत ज्यादा जैसे ही कठिन प्रश्न आप देखेंगे, आपका तुरंत मस्तिष्क एक्टिव हो जाएगा कि अरे यार ये क्या पूछा है, तो आप वहां बहुत संभल के उत्तर देंगे। और जनरली हर बार जो है हमारे विद्यार्थी ये कह के आते हैं कि सर ये 2-4 क्वेश्चन तो आता हुआ गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप वहां आश्वस्त हो जाते हैं, उसको सही से पढ़ते नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि चीजों का प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए और प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ के करना होगा। किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो सबसे पहले देखिए, पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। नहीं तो उसके पहले लोग यही जानते थे कि पृथ्वी जो है वो एकदम प्लेन है, मतलब समतल टाइप में है। भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। देखिए, भूपर्पटी में तो ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। दिन और रात होने का कारण क्या है? तो अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन।
तो जो दिन और रात हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, तो इस क्यों होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो घूमती रहती है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है, तो जो मौसम परिवर्तन होता है कि देखिए अभी बहुत गर्मी पड़ रही थी, फिर बरसात हुआ और बरसात के बाद अब थोड़ा सा ठंडक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं हम। तो ये क्यों होता है, तो इसके लिए दो कारण महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, मतलब जो हमारी पृथ्वी सूर्य की ओर जो परिक्रमा करती है, तो जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां जो है ग्रीष्म ऋतु होती है, और जो पीछे रह जाता है तो वहां फिर शीत ऋतु हो जाती है। तो एक कारण तो ये है, और दूसरा जो कारण है कि धुरी पर 23.5 डिग्री का जो झुकाव है पृथ्वी का, भाई आप लोग पता ही होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा कि हमारी पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो मौसम बदलते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, जिसे 0 डिग्री देशांतर द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है, तो इसको भी जानते रहिए। तो 0 डिग्री देशा, और यहाँ क्या है ना कि पूछ लेता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ कहाँ किस किस देश से होकर के गुजरती है। इसी तरीके से कर्क रेखा के बारे में पूछ लेगा, मकर रेखा के बारे में पूछ लेगा। तो अभी हम उसको भी करा दे रहे हैं, बस धैर्य पूर्वक बने रहिए। देखिए ये प्रधान मध्याह्न रेखा जो गुजरती है, तो ब्रिटेन से तो निकलती है, ब्रिटेन के ग्रीनविच से, फिर ब्रिटेन से निकल के फ्रांस आती है, फ्रांस से स्पेन में जाती है, स्पेन से अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और अंटार्कटिका। ये जो 9 है क्षेत्र है, राज्य है, सारी स्टेट है, तो यहाँ से होकर के मध्याह्न रेखा गुजरती है। इसी तरीके से स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। जो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा जो इक्वेटर है, तो वो स्थल और जल मिलाकर के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। एक बार इसका रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में क्या है कि ब्राजील है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, साओ टोमे और फ्रांसिस है। फिर इधर आ जाइए तो अफ्रीका में कांगो गणराज्य है, युगांडा है, सोमालिया है, गैबन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, केन्या है, इंडोनेशिया है, मालदीव है और किरिबाती है। तो यहाँ से कौन सी निकलती है, तो ये जो निकलती है विषुवत रेखा जाती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और फिर जो है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों अफ्रीकी महाद्वीप से गुजरती हैं। तो एक ऐसा महाद्वीप है भारत का जो अफ्रीका महाद्वीप है, वहां से आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा भी जाती है, कर्क रेखा भी जाती है और मकर रेखा भी होकर के जाती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब थोड़ा सा कर्क रेखा को देख लेते हैं कि किन किन देशों से होकर जाती है। तो यूएसए के हवाई द्वीप में होती है ये, मैक्सिको, फिर बहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान, इन देशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। और इसको जो है एक बार दो बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा तो भूलेंगे नहीं। और अगर मैप के साथ आपने देख लिया, क्योंकि अब यहाँ एक सीमा है कि भाई मैप आपको हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके पास यदि मैप हो तो मैप में एक बार देख लेंगे तो विश्वास मानिए फिर कभी आप यहाँ से प्रश्न जो भी आएगा गलत नहीं करेंगे। थोड़ा सा मकर रेखा को देख लेते हैं। तो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। तो यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा इन देशों से होकर गुजरती है। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर दो बार रिवीजन कर लेंगे तो परीक्षा तक तो आपको याद ही रहेगा, मतलब परीक्षा तक में तो समस्या नहीं है। लेकिन ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप इस टाइप की चीजों को देखें तो आप मैप से थोड़ा सा रिलेट करें, क्योंकि मैप एक बार आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आप जो है बहुत सी चीजें अंदाज से कर लेंगे, फिर गलत नहीं होगा। और हम लोग भी विश्वास मानिए जब परीक्षा देते थे तो स्टार्टिंग में एक दो बार ऐसे रटने का प्रयास किए थे, परीक्षा में तो कर लेते थे लेकिन हर बार रटना पड़ता था। तो वही उसका उपाय ही है कि मैप के साथ जो है मिला के जब पढ़ा गया तो फिर ये हमेशा के लिए तैयार हो गया। अब थोड़ा सा ज्वालामुखी को देख लेते हैं, और कौन सी ज्वालामुखी जो है वो किस देश या क्षेत्र में है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आइए जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है, तो सबसे पहला अलबुर्ज है, ये ईरान का है, कोलिमा मैक्सिको में है, माउंट रैनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, माउंट ताल फिलीपींस में है, विसुवियस इटली का है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है,
पोपोकैटेपिटल ये मैक्सिको का है। फिर माउंट कैमरून, कैमरन एक क्षेत्र है वहां का है। माउंट शास्ता संयुक्त राज्य अमेरिका का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। माउंट पिनाटोबू फिलीपींस का है। मायोन ये भी फिलीपींस का है। तो माउंट पिनाटुबो और मायोन ये दोनों फिलीपींस में है। माउंट सिनाबुंग ये इंडोनेशिया का है। सबनकाया पेरू का है। और माउंट एटना कहाँ का है? इटली का है। बहुत ही जो है ये क्रियाशील ज्वालामुखी है और इसमें अक्सर जो है उद्गार होते रहते हैं। इसी तरीके से माउंट मेरापी इंडोनेशिया है। पेरिकुटिन मैक्सिको है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका का है। किलायू जो है हवाई द्वीप में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ये भी जो है ये एक तरीके से यहाँ से भी उद्गार होते रहते हैं, मतलब ये करंट में बहुत प्रभावी है, एक्टिव ज्वालामुखी है ये। फिर माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मौना लोआ ये भी हवाई द्वीप में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो किलायू, माउंट सेंट हेलेंस, मौना लोआ ये सब जो है हवाई द्वीप के हैं। इसी तरीके से क्राकाटोवा इंडोनेशिया में है। चिम्बरांजो इक्वेडर का है। दामबंद ईरान का है। को ए सुल्तान जो है वो पाकिस्तान का है। विल्लारिका जो है वो चिली का है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। तो आज का जो क्लास है वो यहीं तक था, लेकिन ये कुछ अभी सूचना देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग को पता ही होगा कि संस्थान 2 बैच चला रहा है, एक तो आरओ मेंस को लेकर के, दूसरा यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के। ये दोनों बैच आपके मुख्य परीक्षा के लिए पूरी तरीके से समर्पित बैच है और यहाँ आपके प्रत्येक जो भी टॉपिक है सिलेबस का सब कवर कराए जाते हैं। पीवाईक्यू तो होते ही होते हैं, साथ में जो अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न होते हैं उनको भी कराया जाता है। और मुख्य परीक्षा में तो हमारा ये प्रयास रहता है कि करीब करीब हम 750 प्लस प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा से पहले करा के भेजें। सोचिए अगर आप इतना करके जाएंगे तो कितनी बेहतर स्थिति में आप रहने वाले हैं। तो आप लोग यदि अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करें, इसका भी लाभ उठाएं। और सबसे अंत में हमारे कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इनको तो जरूर जुड़े, क्योंकि ये समृद्धि आईएएस से डायरेक्ट जुड़े रहने के सभी माध्यम हैं। एक तो हमारा जो है समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, लिंक है @समृद्धि आईएएस ऑफिशियल। आप इसको जो है क्लिक करेंगे तो आपका समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम ओपन हो जाएगा और यहाँ एक समय के बाद जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ कोई भी सूचना जो है संस्थान देना चाहती है तो सबसे पहले यही देती है। और जितने भी हमारे फैकल्टीज हैं, चाहे विनीत सर हो या प्रभा मैम हो या टिकेन सर हो, तो सबके वीडियोज यहाँ समय समय पर डाले जाते रहते हैं। तो ऐसे में ये लिंक आपके लिए बेहद फ्रूटफुल है। 2 हमारे यूट्यूब चैनल है, एक तो समृद्धि आईएएस का जिससे अभी हम आप रूबरू हैं और दूसरा है हमारा सेकंड चैनल संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद समर्पित हैं और यहाँ आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरीके से डेली प्रयास किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में प्रयास किए जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि परीक्षा है तो देखिए, जब मुख्य परीक्षा रहती है तो मुख्य परीक्षा की क्लासेस होती हैं, पीटी की है तो अभी पीटी की चीजें चल रही हैं। और सबसे लास्ट में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और एक चीज और कहना चाहेंगे, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें और साथ ही थोड़ा सा अगर देखिए कंटेंट वही है, पढ़ा हम ही रहे हैं, बस माध्यम का फर्क है। माध्यम के फर्क में भाई एक स्मार्ट बोर्ड पे थे और अभी हम ये सब चीजें मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें भाई। कुछ प्रॉब्लम है इसी वजह से यहाँ रहना पड़ रहा है और जैसे ही हम दिल्ली जाएंगे फिर आप लोगों की क्लास जैसे पहले होती थी वैसे ही फिर स्टार्ट होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आप